दोस्तों, ये एक भावुक सास बहू की कहानी है। इस कहानी में पति की मौत के बाद एक गर्भवती बहू को अपने ही घर में कितना संघर्ष करना पड़ता है। सुमित को गुजरे हुए पूरे 20 दिन हो चुके थे। नैना पथराई हुई सी नज़रों से दिन भर उसकी तस्वीर को घूरती रहती थी। कुछ दिन पहले तक दोनों पति पत्नी कितने खुश थे। नैना माँ बनने वाली थी। सुमित के आने के बाद से उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। लेकिन शायद उन खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। नैना एक अनाथ लड़की थी। उसकी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई थी। एक बार सुमित उसके अनाथ आश्रम में दान देने के लिए गया हुआ था। वहीं पर उसकी मुलाकात नैना से हुई। नैना की सादगी और खूबसूरती उसे भीतर तक छू गई थी। वैसे भी उसकी माँ उसकी शादी नहीं करवा रही थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि शादी के बाद बेटा बदल जाएगा और वो अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएगा। जब सुमित 18 साल का था, तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा था, ताकि माँ और बहन का खर्चा उठा सके। धीरे धीरे समय बीता। सुमित ने बहुत संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की और अब उसे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल चुकी थी। तब उसके लिए रिश्ते भी आने लगे, लेकिन उसकी माँ तो मानो ठान चुकी थी कि उसकी शादी करवाएगी ही नहीं। तो वो बहाने बना बनाकर हर रिश्ते के लिए इनकार करने लगी थी। सुमित धीरे धीरे समझ पा रहा था कि उसकी माँ और बहन एकदम स्वार्थी हो गई हैं। उसकी बहन पढ़ाई के नाम पर रुपए लेती थी, लेकिन कॉलेज नहीं जाती थी। एक बार जब सुमित को ये सब पता चला, तो उसने बहन को कई दिनों तक घर से बाहर ही नहीं जाने दिया था। लेकिन माँ की शय पाकर श्रुति फिर से बाहर घूमने फिरने लगी थी और उसने कॉलेज जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फिलहाल सुमित को ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए लखनऊ जाना पड़ा और यहीं पर उसकी मुलाकात एक अनाथ आश्रम में नैना से हुई थी। 6 महीने तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। 6 महीने के बाद सुमित ने फ़ोन करके माँ को बताया कि माँ, मुझे तुम्हारी बहू मिल गई है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। ये सब सुनकर सविता जी सन्न रह गई थी। वो कहने लगी, बेटा, लड़की का परिवार कैसा है? तो वो कहने लगा, माँ, लड़की अनाथ है। तब सविता जी को बहाना मिल गया और वो कहने लगी कि मैं अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन सुमित ने उनकी बात नहीं मानी और कोर्ट में उससे शादी करके उसे पत्नी बनाकर वो घर ले आया। अब सविता जी क्या कर सकती थी? अकेला कमाऊ बेटा था वो, घर का पूरा खर्च वही चलाता था। तो मन में सोचकर उन्होंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन वो हमेशा उसे ताने मारती थी कि तुम तो अनाथ हो, तुम्हें तो घर के काम किसी ने सिखाए ही नहीं होंगे। नैना अपनी तरफ से हर काम अच्छे ढंग से करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास कभी खुश नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। इसी बीच उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो सुमित खुशी से झूम उठा था। लेकिन एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो स्वर्ग सिधार गया। तब से नैना मानो अपनी सुध-बुध ही खो चुकी थी, लेकिन उसकी सास तो कुछ और ही सोच रही थी। एक रात ऐसे ही नैना पथराई आंखों से पति की तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आई और उसकी बाँह पकड़कर खींचते हुए बोली, बहू, तुम जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाओ। ये सुनकर नैना हैरान रह गई और कहने लगी, माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? तो वो कहने लगी, बहू, तुम अनाथ आश्रम वापस चली जाओ और ऐसे आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रही हो? कान खराब हो गए हैं क्या? निकल जा मेरे घर से। नैना गिड़गिड़ाई, माँ जी, मैं इतनी रात को अकेली इस अनजान शहर में कहाँ जाऊँगी? मैं तो किसी को जानती तक नहीं। सविता जी उसे धक्के मारते हुए बोली, अरे तो तू कहीं भी जाकर मर क्यों नहीं जाती? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सास उसे घर से बाहर निकालने के लिए एकदम से अड़ गई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सविता जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी काला कोट पैंट पहने हुए खड़ा था। सविता जी उसे पहचान नहीं पाई। वो कहने लगी, कहिए भाई साहब, किससे मिलना है आपको? तो वो कहने लगा, नमस्ते, मेरा नाम देव मल्होत्रा है, मैं एक वकील हूँ। दरअसल बात यह है कि मिस्टर सुमित ने एक वसीयत बनाई थी, वही वसीयत मैं लेकर आया हूँ। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज ही मुझे शाम को अस्पताल से छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा कि अपना काम जल्दी से निपटा लूँ, इसीलिए मैं रात को ही चला आया। ये सुनकर सविता जी हैरान रह गईं। वो कहने लगी, वसीयत? कैसी वसीयत? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर देव हॉल के भीतर आकर इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। सविता जी अभी भी असमंजस की अवस्था में खड़ी थी। उधर नैना अपने आंसू पोंछने लगी। देव गहरी नज़रों से नैना की ओर देखते हुए बोले, जी आप कौन?
नैना हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते, मेरा नाम नैना है। मैं देव। आप सुमित जी की पत्नी है ना? आइए बैठिए। सविता जी तपाक से बोली, अरे वो यहाँ बैठकर क्या करेगी? बहू तुम जाओ, वकील साहब के लिए चाय बना के ले आओ। वैसे वसीयत की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सुमित के बाद तो सब मेरा ही है। मिस्टर देव बोले, माफ़ कीजिएगा, मैं चाय नहीं पीता। मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ और मुझे नैना जी से ही काम है। अब सविता जी का चेहरा उतर गया। नैना वकील साहब के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वकील साहब उसे क्यों बुला रहे हैं? मिस्टर देव ने अपना चश्मा ठीक करते हुए वसीयत पढ़नी शुरू की तो सविता जी का चेहरा पल पल सफ़ेद पड़ता चला गया। उस वसीयत के अनुसार सुमित ने अभी तक की कमाई हुई अपनी सारी जमा पूंजी और ये घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। ये सुनते ही सविता जी को चक्कर से आने लगे। उधर श्रुति भी उसी वक्त पार्टी करके शराब के नशे में घर पहुंची थी। जब उसने ये वसीयत सुनी तो उसका नशा भी उतर गया। वो अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ ये सब क्या है? जरूर ये इसी मनहूस औरत की कोई चाल है। अनाथ आश्रम से आकर इस घर की मालकिन बनकर बैठ गई है। अब हम लोगों का क्या होगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो। सविता जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली कि मैं तो इसे घर से निकाल ही रही थी कि तभी ये वकील बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, देखिए वकील साहब, आपको जितने रुपए लेने हैं ले लीजिए, लेकिन ये वसीयत बदल दीजिए, नहीं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अब नैना को सब कुछ समझ में आ रहा था कि सुमित ने अपने जीते जी ही उसके भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। उसकी आंखों से पति को याद करके झरझर आंसू बहने लगे। मिस्टर देव मल्होत्रा उठकर खड़े हुए और कहने लगे, मैं ऐसा काम नहीं करता। आप लोगों ने आज के बाद से अगर नैना जी को परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस आप लोगों को देख लेगी। नैना जी, आप कल ऑफिस में आकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीजिएगा। मेरे पास इस घर के पेपर पड़े हुए हैं। इतना कहकर वो अपना कार्ड नैना को देकर वहाँ से चले गए। नैना को एक पल में ही एक घर मिल गया था, वरना तो उसकी सास उसे बेघर करने पर ही तुली हुई थी। अब तो सविता जी का सुर बदल गया और वो कहने लगी, अरे बहू, तुझे इस घर से जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। नैना अचानक से उठकर खड़ी हुई और घायल शेरनी की तरह फुफकार उठी। वो कहने लगी, माँ जी, आप कोई भी मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि आप सचमुच मुझे इस घर से निकाल रही थी। आपको इतना भी होश नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे समय में मैं इतनी रात को अकेले इस अनजान शहर में कहाँ जाऊँगी? आपकी बेटी दिन रात मौज मस्ती करती रहती है, आप उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी छोटी छोटी गलतियों पर आप मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। सविता जी भौचक्की होकर उसकी ओर देखने लगी। नैना कहने लगी कि ये घर मेरे पति ने बनवाया था, ये तो मुझे भी अच्छे से पता है। आप प्लीज़ अपने घर चली जाइए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सविता जी गुस्से से पागल हो उठी। वो उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन श्रुति ने उन्हें रोक लिया। श्रुति को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। भाई के दम पर वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐश करती आई। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया था और आज वक्त ने दोनों माँ बेटी के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा दिया था। खैर, अब सविता जी ने अपने अहंकार में आकर सारी हदें पार कर दी थी, तो नैना अब उनके साथ हरगिज़ भी रहना नहीं चाहती थी। आखिरकार एक सप्ताह के भीतर ही सविता जी अपने गांव वापस चली गई। बंद पड़ा हुआ जर्जर घर धूल उड़ा रहा था। गांव में अब बहुत कम ही घर बचे थे और ऐसा सूखा पड़ा था कि कोई गांव में रहना भी नहीं चाहता था। वो गांव में अकेले रहकर क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दो लोगों से बात भी की कि घर बिक जाए, तो कोई भी वो घर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन सविता जी को इस मकान में रहना पड़ रहा था। गांव में रोजगार का कुछ साधन भी नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाए। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि हम वापस शहर चलते हैं, तू कोई नौकरी ढूंढ लेना। श्रुति झुंझलाते हुए बोली कि मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कौन सा काम करूँगी मैं तो शादी करके अपने ससुराल चली जाऊँगी। तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर सविता जी हैरानी से बोली कि तेरी शादी करवाएगा कौन? कि लड़के वाले मुफ्त में तुझे अपने घर की बहू बना लेंगे? श्रुति कहने लगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैंने एक अमीर बाप के बेटे को फंसाया है, मैं उसी से ही शादी कर लूँगी। फिर कुछ समय के बाद तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊँगी। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाने लगी तो उसने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। श्रुति स्तब्ध सी रह गई कि ये क्या हो रहा है। अगले सप्ताह से श्रुति को उल्टियाँ होने लगी तो सविता जी के कान खड़े हो गए। जब वो लोग गांव के वैद्य जी के पास पहुँचे तो पता चला कि श्रुति प्रेग्नेंट है।
सविता जी तो वैद्य जी के सामने ही उसे मारने पीटने लगी। अब उनके पास शर्मिंदा होने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह गया था। सविता जी के पास पड़ी हुई जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इधर दिन पर दिन उन्हें बेटी की चिंता भी सताई जा रही थी। एक रात उन्हें हार्ट अटैक आया और वो सर सिधार गई। ऐसे समय पर श्रुति बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसने मजबूरी में नैना को फ़ोन करके सारी बातें बताई तो नैना अवाक सी रह गई। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुपए डाल रही हूँ, गांव वालों की मदद से माँ जी का अंतिम संस्कार कर दो और तुम मेरे पास चली आओ। श्रुति जब 2 दिनों के बाद भाभी के पास पहुंची तो उनके गले से लगकर फूट फूट के रो पड़ी और कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, अब मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। नैना सोचने लगी कि वक्त सच में बहुत बलवान होता है। जो ननद एक वक्त पर मुझे अनाथ कहकर ताने मारती थी, आज वो खुद ही अनाथ हो चुकी है। खैर उसने उसे सपोर्ट दिया। श्रुति की गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं आ गई थी तो अचानक से एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा उसकी डिलीवरी करवाई। 7वें महीने में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थी। इधर उसकी भाभी का भी 8वां महीना चल रहा था, उसे भी देखभाल की बहुत ज़रूरत थी। फिर भी ऐसी अवस्था में ननद के लिए अकेले भागदौड़ करती रही। उसका खर्च तो सुमित की जमा पूंजी के ब्याज से ही चल रहा था, तो उसने अपनी देखभाल करने के लिए एक बुजुर्ग औरत को काम पे रख लिया। धीरे धीरे समय बीता। श्रुति ने अब ठान लिया था कि खुद मेहनत करके अपनी ज़िंदगी चलानी होगी। ऐसे बैठकर कब तक खाऊंगी, तो उसने पास में ही ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स किया और वो भी वहीं पर काम करने लगी। धीरे धीरे वो अपना और अपनी बेटी का खर्च उठाने लगी थी। इधर नैना के बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो उसने भी पास में ही एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। घर में शांति अम्मा बच्चों को संभाल लेती थी। धीरे धीरे दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। अब उन दोनों के जीवन में एक ही मकसद था, इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। बुरे समय में दोनों ने यही सीखा था कि परिवार के सदस्य के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अपने अच्छे वक्त में यदि हम परिवार के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरे वक्त में कोई भी हमारा साथ नहीं देता। अब नैना तो बड़े दिल वाली थी। उसने बुरे वक्त में अपनी ननद को माफ़ करके उसका साथ दिया था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे समय पर किसी को माफ़ नहीं कर पाते और तब बुरे वक्त में फंसा हुआ इंसान और भी असहाय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।